नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस शो में हम सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की चर्चा करते हैं। किसी कानून को बदलने की बात हो या कोई नया रूल रेगुलेशन लाना, उसका असर आप पर, आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंपनियों के गड़बड़ झाले की बात हो या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बैंकों की बात हो या देश विदेश की इकोनॉमीज की, सभी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। अमेरिकी टैरिफ लागू होने में अब दिन नहीं कुछ घंटे रह गए हैं। जिन देशों के साथ अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हुई है, उन देशों पर 1 अगस्त से भारी टैरिफ लग सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भारत का क्या होगा। इस सवाल का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि भारत पर 20 से 25% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। क्या फेल हो गई इंडिया यूएस ट्रेड डील? अगर ट्रंप ने 20 से 25% टैरिफ लगाया तो किन इंडस्ट्रीज को होगा तगड़ा नुकसान, जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे देश में आने वाले सबसे बड़े आईपीओ की। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है। आरआईएल अपने टेलीकॉम बिजनेस जियो इन्फोकॉम को शेयर बाजार में लिस्ट करने की तैयारी कर रही है। कितनी हजार करोड़ का आईपीओ होगा, क्या है मुकेश अंबानी की प्लानिंग, कब लॉन्च होगा आईपीओ, जानने की कोशिश करेंगे। अंतिम में चर्चा करेंगे गौतम अडानी के डिफेंस प्लान की। गौतम अडानी डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए। इसके तहत अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने कानपुर में स्मॉल कैलिबर के एमुनिशंस को बना रही है। हैदराबाद में मिसाइल और ड्रोन्स का निर्माण किया जा रहा है। ग्वालियर की बात की जाए तो वहां बंदूकें बनाई जा रही। कहा तो यह भी जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी अडानी के कारतूस और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। क्या है गौतम अडानी की प्लानिंग? अडानी की इस प्लानिंग से किसको होगा सबसे ज्यादा फायदा, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पर 20 से 25% का टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि यह कोई अंतिम फैसला नहीं। यह संकेत उन्होंने तब दिया जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर 6वें दौर की चर्चा हो रही थी। प्रवीण सर, मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत सबसे पहले देश होगा जिसके साथ जो अमेरिकी डील होगी। इन सब के बाद स्टेटमेंट्स ये आ रहे हैं, इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? उसके अलावा सर कि 25 अगस्त को अमेरिकी अधिकारी भी जो हैं वो भारत के दौरे पर हैं, क्या होने वाला है सर? नहीं, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है भारत के साथ टैरिफ को लेके, जो डील एक होनी है, ट्रेड डील एक होनी है, उसको लेके। अब 1 अगस्त से उन्होंने कहा है कि भारत पे हम 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। भारत ने अमेरिका पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए हैं। सबसे ऊंचे टैरिफ लेने वाला देश भारत रहा है। तो एक तरह से एक बार फिर से उन्होंने भारत को टैरिफ को लेके, ट्रेड को लेके घेरने की कोशिश की है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों के बीच में टैरिफ को लेके बातचीत अभी जारी है, इसलिए फाइनल अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अब 20 से 25% का जो टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ है, वो 26% का जो ऐलान किया गया था अप्रैल में, 2 अप्रैल को, उससे थोड़ा सा कम है। मान लीजिए 1% कम है एक तरह से। अगर 20 को मानेंगे तो फिर 6% कम है। 20 को अगर मानेंगे तो 6% का डिफरेंस दिखाई देता है। लेकिन फिर भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि 1 अगस्त की जो डेडलाइन है वो अब आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही अमेरिकी एंड पर जी। इसका दूसरा पक्ष ये है, जो एक बात आप कह रहे हैं कि अमेरिका की टीम आने वाली है 25 अगस्त को, तो वो जो नेगोशिएशंस जारी हैं वो जारी हैं। उसमें भी एक पेच है प्रवीण सर। कहा जा रहा था पहले कि मध्य अगस्त में, यानी 15 तारीख के आसपास, जब हम लोग सबसे बड़ा पर्व मना रहे होंगे, उस समय आने की बात कही जा रही थी। लेकिन वो डेट फिर से 10 दिन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि 25 को आएंगे। तो इसमें भी तो एक लग रहा है कि आगे बढ़ाने की बात हो रही है। नहीं, ठीक है, वो तो चलो ये बात थी कि मिड अगस्त के आसपास आएंगे। उसके बाद तो अब जो भारतीय अधिकारियों की भी जो उपलब्धता रही होगी उसके हिसाब से दौरे का प्लान बन रहा होगा। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से अब जिस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है, वो जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि भारत अब कोई टेम्परेरी या इंटरिम ट्रेड डील अमेरिका के साथ, या फर्स्ट ट्रेंच की ट्रेड डील, या एक जो कहें कि एक फौरी ट्रेड डील करने के लिए तैयार नहीं है। ये इसमें एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से होता हुआ जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं वो नज़र आ रहा है। भारत अब कह रहा है कि अब
पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव या एक व्यापक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं जी। अब ये चीज़ उस पूरे की पूरी जो कवायद थी, जो बिल्कुल हमने अभी तक आप कहें जून आखिर तक एक तरह से देखी, जिसमें ये बार बात आती रही कि पहले चरण की एक ट्रेड डील हो जाएगी जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, बहुत सारी आपको कहें सेक्टर्स शामिल होंगे। लेकिन अब उसके बाद से जो हालात जिस तरह के पिछले कुछ वक्त में बदले हैं, उससे अब ये दिखाई दे रहा है कि भारत अब ये चाह रहा है कि ठीक है, अब आप 20 या 25% का जो टैरिफ आपको लगाना, और उसी तर्ज पे अमेरिका भी कह रहा है जितने टैरिफ आपको लगाने अब आप लगाओ, तसल्ली से बात करेंगे, तसल्ली से तय करेंगे किस सेक्टर का क्या करना है। आराम से एक अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक एक फुल बायलैटरल ट्रेड डील करने की कोशिश करते हैं। प्रवीण सर, क्या इन सब के पीछे इस कारण को भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा और यूएस के साथ जो ट्रेड वाला मामला है वो सरप्लस में है, $48 बिलियन के आसपास का हम लोग ट्रेड सरप्लस में, इसलिए हम लोग उतने आतुर नहीं दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, सरप्लस वाला मामला इसमें कम है, क्योंकि सरप्लस का मामला है, इसीलिए भारत की चिंता ज़्यादा है या होनी चाहिए। किसी भी देश जिसका ट्रेड सरप्लस है किसी दूसरे देश के साथ, उसकी चिंता, उसकी फिक्र ज़्यादा होती है। जहां से आपको कमाई हो रही, वो रास्ता अगर बंद होगा तो जाहिर तौर पर आपको फिक्र ज़्यादा होगी, दूसरे देश को फिक्र कम होगी, हर्ट ज़्यादा होगा। है, बिल्कुल हर्ट ज़्यादा होगी। हमारे कारोबारी, हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे आप फार्मा देख लीजिए या स्टील एंड एल्यूमिनियम देख लीजिए, बहुत सा लेदर देख लीजिए, इन सब का एक्सपोर्ट है अमेरिका को। अमेरिका के बहुत कम प्रोडक्ट इंडिया आ रहे हैं, तो इसी वजह से एक ट्रेड का अमेरिका की साइड में डेफिसिट है, और अमेरिका इसी वजह से अड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि हमको आप बाजार का एक्सेस दीजिए जी। अमेरिका के में जो लॉबी हो रही है वो इस बात को लेके हो रही है कि आप एग्रीकल्चरल, जो वहाँ के जो किसान हैं और उनके जो लॉबी है, वो मांग कर रहे हैं कि हमको भारतीय मार्केट का एक्सेस अभी तक नहीं मिला, और वो एक्सेस हमको चाहिए ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे दाम पर भारत में बेच सकें। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, बिल्कुल, मक्का का उसमें बहुत बड़ा रोल है, उसमें आपका डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स का रोल बहुत बड़ा है। वो अगर भारतीय बाजार में एंट्री करते हैं तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा बाजार अमेरिका के लिए खुल जाएगा जी। और भारत सरकार की जो शंका है या जो डर है वो भी इसी चीज़ से जुड़ी हुई है कि अगर इतना बड़ा मार्केट खोल दिया गया कम टैरिफ के साथ, तो भारत के दूध के किसान हो या चाहे भारत के जो दूसरी फसलें उगा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जो उगा रहे हैं, उन किसानों का क्या होगा। मेरे पास एक डेटा है सर, जो टॉप प्रोडक्ट्स जिन्हें भारत जो है अमेरिका से खरीदता है, उनमें पहला लिस्ट में है जो शामिल है वो पेट्रोलियम क्रूड है, वो 9.51 लाख करोड़ है, इंपोर्ट वैल्यू मैं बता रहा हूँ सर। उसके बाद दूसरे नंबर पर है गोल्ड, 4.22 लाख करोड़ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 2.79 लाख करोड़, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो 2.33 लाख करोड़ है, कोयला और कोक जो है 2.10 लाख करोड़ है सर। अब टॉप 5 प्रोडक्ट्स जिन्हें भारत अमेरिका को बेचता है, जिस तरह से प्रवीण सर कह भी रहे थे कि प्रोडक्ट्स की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो मोटा मोटा आपको मैं समझा रहा हूँ। पहला है पेट्रोलियम 4.31 लाख करोड़, दवाइयाँ और फार्मा 1.49 लाख करोड़, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स 1.46 लाख करोड़, मोती और महंगे पत्थर जो आप कह रहे थे जेम्स एंड ज्वेलरीज वाला मामला, वो 0.99 लाख करोड़ के आसपास है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और इक्विपमेंट्स है। सर ये तो हुई डेटा की बात। अब एक और चिंताजनक बात यह है, ट्रंप ने फिर से दोहराया है इस बात को कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर है वो मेरे बदौलत हुआ। इसी बीच कल संसद में भी सर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका के जेडी वेंस साहब जो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका फ़ोन आया था और मैं फ़ोन को एंटरटेन नहीं कर पाया, बाद में उठाया तो बाद में बहुत सारी बातें हुई। तो ये मामला भी क्या इस पूरे ट्रेड डील को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है? इसके साथ ही मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट और भी दे दूं सर। पहले कहा गया है एप्पल के जो टिम कुक साहब हैं सीईओ को कि आप भारत की चिंता ज़्यादा मत कीजिए, वहाँ के रोज़गार की फिक्र आप मत कीजिए, वहाँ जाकर आप प्रोडक्ट्स मत बनाइए, आप अमेरिका की चिंता कीजिए। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो कारक बने ट्रेड डील को डीरेल करने में। देखिए, टिम कुक वाला मामला या एप्पल वाला मामला उतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि अमेरिका में अमेरिकन कंपनी है और भारत में आईफोन बना रही है, मसला वो नहीं था। थोड़ी जो खटास मुझे दिखाई देती है भारत अमेरिकी संबंधों के बीच में, वो आपका 9 मई की जो भारत का और पाकिस्तान के बीच में एक जो फौरी जंग हुई और उसके बाद जो सीज फायर हुआ, सीज फायर होने के पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया सोशल मीडिया पे कि मैंने भारत और
पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर करा दिया, जंग रुकवा दी है जी। और उस बात को उन्होंने बार बार दोहराया। और उसमें एक जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कहा कि मैंने ट्रेड डील को रोकने की धमकी दी और इसके जरिए फिर हमने एक सीज़ फायर कराने में सफलता हासिल की। ओके। भारत सरकार इस बात को पूरी तरह से नकारती है। ना ट्रेड को लेके कोई बात हुई अमेरिकी राष्ट्रपति से, ना, और जैसा कल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संसद में कहा कि ना ही सीज़ फायर को लेके किसी दूसरे पक्ष के साथ, किसी दुनिया के बड़े नेता के साथ इस बारे में मध्यस्थता हुई। जी। तो भारत सरकार कैटेगोरिकली इस बात से डिनाई कर रही है। एक बात जरूर है कि जेडी वेंस के साथ फ़ोन पे बात हुई पीएम मोदी की और वो उन्होंने उसका जिक्र किया, लेकिन जो खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने ट्रेड का हवाला दिया और उसके जरिए फिर रुकवाई, तो वो जो, और लगभग 25 बार अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को बोल चुके हैं कि ट्रेड का हवाला देके मैंने इस जंग को रुकवाया, भारत को बीच बीच में ये भी कहते हुए नजर आए सर कि जीरो टैरिफ लगाएगा भारत, जिस तरह से देखिए इंडोनेशिया के साथ हम लोगों ने किया है, फिलीपींस के साथ हम लोगों ने किया है, उसी तरह भारत भी आ जाएगा हमारे साथ जीरो टैरिफ पर। लेकिन उसके बाद तुरंत एस जयशंकर साहब का भी एक स्टेटमेंट आया कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं, हम लोग नहीं कर रहे, जीरो टैरिफ वाला कोई मामला नहीं है। सर एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसको भी मैं इस कहानी के साथ ऐड करना चाहता हूँ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत चाहता है कि जो टैरिफ रेट है वो 10% से कम होनी चाहिए। इस पर अगर आपका कोई वैल्यूबल कमेंट आ पाए। नहीं, डेफिनेटली भारत चाहता है कि जो अमेरिकन मार्केट का एक्सेस उसके, देखिए अगर कोई भी ट्रेड डील होती है भारत और अमेरिका के बीच में, तो जितना एक्सेस अमेरिकन कंपनियों को भारतीय मार्केट का मिलेगा उसी अनुपात में भारत चाहेगा कि भारतीय कंपनियों को, भारतीय इंडस्ट्री को अमेरिकी बाजार का ज़्यादा एक्सेस मुहैया हो। ट्रेड, और जो बात बार बार कही जाती है कि 2030 तक $500 बिलियन के ट्रेड को पहुंचाने की बात, जो जेडी वेंस जब इंडिया आए थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब बात हुई थी तो $500 बिलियन की पे दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड पहुंचाने की बात की थी। तो वो तभी मुमकिन हो सकता है जब दोनों देश थोड़ा थोड़ा टैरिफ को लेकर अपने कदम पीछे खींचेंगे और एक दूसरे को ग्रेटर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे जी। तो अगर अमेरिका भारत में ज़्यादा एक्सेस चाहता है तो अमेरिका को भी देना पड़ेगा, और फिर वो 10% हो, 8% हो, या कॉम्पिटिटिव टैरिफ का आपको जब माहौल क्रिएट करना होगा तभी भारतीय कंपनियां वहाँ ऑपरेट कर पाएंगी। जी। जैसे चीन का मान लीजिए मामला है, चीन को अभी भी जो 30% का टैरिफ है, 30% के टैरिफ पर जो बार बार जो तमाम एनालिस्ट और एजेंसियां कहती हैं, वो कहती हैं कि आप कारोबार कर ही नहीं पाएंगे अमेरिका में। एग्जैक्टली सर। प्रवीण सर, इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जिस खबर पर हम लोग अभी इतनी देर से विश्लेषण कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। देखिए 25 तारीख को आने वाले थे, 25 अगस्त को अमेरिकी डेलीगेशन आने वाली थी, उसके पहले ही बड़ा विस्फोट बम कहिए जो गिरता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इस रिसेंट डेवलपमेंट को? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए दिखा रहा है कि किस तरह से चीज़ें एकदम से बदल रही हैं भारत और अमेरिका के बीच में। 25% का 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया गया था 2 अप्रैल को अमेरिका के द्वारा, और अब उसमें कोई बहुत बड़ी रियायत अमेरिका ने भारत को नहीं दी है। 1% की रियायत, एक तरह से अगर आप मान के चलो कि 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ अब सिर्फ 48 घंटे, एक तरह से अगर आप मान के चलिए 1 अगस्त से भारत के जितने प्रोडक्ट्स हैं उन पर लागू हो जाएगा। इससे भी बड़ी खबर और ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह ऐलान किया है कि भारत पर के जो प्रोडक्ट अमेरिका आएंगे उन पर एक पेनल्टी वाला टैक्स लगेगा, इस वजह से क्योंकि भारत रूस से ऑयल और हथियार खरीदता है जी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब जिस चीज़ को हम बार बार जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे थे कि एक खटास और एक जो पेच पड़ रहा है भारत और अमेरिका के ट्रेड डील के बीच में, वो अब होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच उन्होंने जो पोस्ट लिखा है सर, उसको भी मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा जो है बहुत ज़्यादा, जिसकी मैं अभी कुछ देर पहले ही आपसे चर्चा कर रहा था कि हम सरप्लस में है, वो डेफिसिट में है। देखिए इसका भी वो गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। और रूस वाली बात आपने तो कह ही दी है, और इसके बाद कह रहे हैं वो कि भारत नहीं चाहता, वो कह रहे हैं कि दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन के बीच जो वॉर है, जो हिंसा चल रही है, वो रुके। लेकिन वो उनका कहना है कि पूरी दुनिया चाह रही है और भारत नहीं चाह रहा है, क्योंकि ये अब मदद करते हुए नजर आ रही है, उससे तेल खरीद रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये भी और भारत की आलोचना की है। भारत की जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उसकी आलोचना की है और उन्होंने साफ तौर पे भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी कटघरे में घेरा है और कहा है कि भारत जिस तरह से रूस के साथ भारत का जो अलाइनमेंट है, करीबी रिश्ता है, वो अमेरिका के लिए एक जो है वो चिंता की बात है। और आप इसको इस बात से जोड़ के चलिए कि हाल के वक्त में अमेरिका जो पूरा एशियाई या साउथ एशिया का जो पूरा इलाका है उसमें अपनी पॉलिसी को फिर से रिविजिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। पाकिस्तान के साथ जिस तरह से संबंधों में फिर से नई जान आ रही है अमेरिका के, और उसके बाद इस तरह का बयान आना कि भारत रूस के साथ तेल खरीद रहा, हथियार खरीद रहा, ये तो बहुत पुरानी बात है। नहीं, चीन को भी उन्होंने जोड़ा है सर अपने पोस्ट में कि चीन और भारत दोनों खरीद रहे हैं रूस से तेल। चीन का तो खैर चलो अलग मसला है, लेकिन भारत के साथ अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से घुलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आसिम मुनीर अभी अमेरिका गए थे, उसके बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल के लिए मतलब एक तरह से नॉमिनेट किया। फिर अमेरिकी अधिकारियों की मुलाकात हुई तो जो गर्माहट दिखाई, और माना ये जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अभी का जो दौरा होगा यहाँ, उसमें भारत के साथ साथ वो पाकिस्तान का भी दौरा कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें जो एक रीअलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, उसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते थोड़े से अभी एक पेचीदा मोड़ पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। सर माय नेक्स्ट सवाल आपसे ये है सर जी कि व्हाट इज़ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? अब क्या होगा सर? अमेरिका और फिर अब इंडिया रशिया के साथ हो जाएगा साथ? देखिए, ऐसा भारत की कोशिश जो मुझे समझ में आता है वो अभी भी इस बात की तरफ रहेगी कि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत बने रहें। एक और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा अमेरिका से नहीं, अमेरिका पुश कर रहा है कि भारत अमेरिकी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को खरीदे, लेकिन भारत उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड अभी चीज़ों को लेके नहीं आ रहा। कुछ जाहिर तौर पर चीज़ें खरीदी भी गई हैं, लेकिन वैसे जैसा ट्रंप चाहते हैं वैसा दरअसल हो नहीं रहा। दूसरी चीज सरकार, और देखिए एक दिन पहले ही संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर नकार दिया कि हमने किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार के सीजफायर नहीं किया, और उसके ठीक एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25% का टैरिफ और प्लस पेनल्टी लगा दिए। तो चीजें अभी बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि कॉम्प्लेक्स और जटिल होती हुई भारत और अमेरिका के बीच में दिखाई दे रही है। सर इंडिया के पक्ष की भी बात कर लेते हैं। अब इंडिया की तरफ से क्या हो सकता है ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंकर्स, वो क्या इसको तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमने कहा कि भारत अब इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि जो टैरिफ आप लगा रहे हैं आप लगाइए, हम उसको देखेंगे कि इकोनॉमी पे और बाकी के जो सेक्टर्स हैं उस पर, इंडस्ट्रीज पर किस तरह का उसका असर होगा। और इसी चीज़ का इंतजार था। एक इंतजार इस बात का था कि क्या अमेरिका भारत के लिए 1 अगस्त की डेडलाइन को एक्सटेंड करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा किसी डील के लिए। इसी क्रम में वो बात भी आई कि भारत ने जब ये कहा कि हम किसी शॉर्ट टर्म डील या किसी फर्स्ट फेज या सेकंड फेज की डील के लिए तैयार नहीं है, एक अब कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करा जाए, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन की जाए, जितना टाइम लगेगा उसमें उतना टाइम लगाया जाएगा, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में हो। तो इंडिया अब दरअसल एक लॉन्ग हॉल के लिए तैयार हो रहा है इस पूरे टैरिफ के मामले में। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा कि क्या आप सभी की निगाहें जो हैं वो 25 अगस्त को टिकी रहेंगी, क्योंकि जो अमेरिकी डेलीगेशंस जो हैं, अधिकारी जो आ रहे हैं भारतीय दौरे पर, जो 6वीं दौर की जो चर्चा होने वाली है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर, तो क्या आप सभी निगाहें वहाँ पे आएगी या वो भी नहीं? देखिए, वो भी कैंसिल होता हुआ नहीं, वो दौरा होगा, बातचीत होगी। वो राष्ट्रपति ट्रंप भी कह रहे हैं कि भले भारत अमेरिका का एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन भारत ने जिस तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस की हैं उससे अमेरिका भारत के साथ कोई बहुत बड़ा कारोबार करने में सफल नहीं रहा। तो जो अमेरिकी टीम आएगी वो आएगी, बातचीत होगी, लेकिन उसमें कोई फैसला हो जाएगा, कुछ डील निकल आएगी, वैसा मुश्किल है। साथ के साथ आप ये भी मानिए कि भारत का रुख अब जो एग्रीकल्चरल चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, वहाँ पर अब एक मजबूत और बहुत अब स्ट्रॉन्ग भारत अपने रुख के साथ रहेगा। एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से ट्रंप
फ्लिप फ्लॉप करते हैं चीज़ों को लेके, आज जो बात कही कल उस बात से पीछे हट गए। ये हो सकता है कि हो अगले 5-6 दिन में या 7-8 दिन में, एक हफ्ते में हो सकता है वो अपने कदम से पीछे हट जाए, कह दे कि नहीं कोई नहीं, अब हम भारत के साथ एक्सटेंड कर रहे हैं, बातचीत बहुत अच्छी दिशा में चल रही है और हम बहुत जल्दी एक ट्रेड डील कर या सकते 25 हैं। तारीख को भी ऐलान कर दिया जाए कि 25% नहीं टैरिफ लगेगा, 10% लगेगा, 5% लगेगा। ये भी हो सकता है जी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो एक बात आज कहते हैं उसको, क्योंकि हमने कई मौक़ों पे ऐसा देखा कि जब जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए और उसके तुरंत बाद उनको कर दिया गया कि 90 दिन की डेडलाइन। तो हो सकता है अब जो 25% है इसके लिए भी 90 डेज की डेडलाइन ट्रंप कर दें, कह दें कि अभी 90 दिन दोनों देश बात करेंगे, वो अगर तब तक डील नहीं हुई तब भारत पे 25% ये टैक्स लगेगा और पेनल्टी एक अंतिम सवाल सर, भारतीय शेयर बाजार के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। कल मार्केट जब ओपन होगी सर, कल थर्सडे का दिन है, कल कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा भारतीय शेयर बाजार के लिए, क्योंकि उसके लिए तो सबसे न्यू खबर जो है, जो भी अभी शाम को आती हुई नज़र आ रही है, हाउ विल मार्केट रिएक्ट सर? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि मार्केट्स इसको नेगेटिवली ले सकता है, दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, बट मुझको लगता है कि जिस तरह के हालात हैं, जो अनिश्चितता है, जो ऊंचे टैरिफ हैं, जो एक उम्मीद लग रही थी कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हो सकती है, वो वहाँ पे उम्मीदें टूटती हुई नज़र आ रही हैं। एक बात, दूसरी बात और जो ज़्यादा बड़ा मसला है वो मसला है रूस के ऑयल परचेज और आर्म परचेज को लेके जो अमेरिका आपका पेनल्टी लगा रहा है, वो चीज़ और नेगेटिव साबित हो सकती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस अपने टेलीकॉम कंपनी जियो इन्फोकॉम का आईपीओ ला रही है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका आसान भाषा में मतलब है कि कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचेगी। रिलायंस इस कंपनी में सिर्फ 5% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इससे कंपनी को $6 अरब यानी लगभग 52,200 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रवीण सर, अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। अब तक ये रिकॉर्ड जो है सर, अगर मैं सही हूं तो आप बताइएगा, हुंडई इंडिया का है जिसने शायद पिछले साल 28,000 करोड़ के आसपास का। तो सर इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट आफ्टर जियो ब्लैक रॉक। मतलब रिलायंस तो एकदम फुल एंड फाइनल एक्शन में है सर। बिल्कुल, ये इतिहास का मदर ऑफ आईपीओ इसको हम कह सकते हैं। पहली स्टोरी थी मदर ऑफ ऑल डील्स, दूसरी है मदर ऑफ आईपीओ। सो मदर ऑफ आईपीओ ये तो होने वाला है, और जैसी सोर्सेस के हवाले से ब्लूमबर्ग और अलग अलग एजेंसियां, रॉयटर्स की जो खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 52,200 करोड़ रुपए का मेगा आईपीओ ये साबित होने वाला, और इसके जरिए आप समझिए कि जियो इन्फोकॉम यानी जो रिलायंस का जो टेलीकॉम की जो यूनिट है पूरी, उसकी वैल्यू अनलॉक की जाएगी, उसमें इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा। और अब तक जो रिलायंस रुकी हुई थी इस कंपनी का आईपीओ लाने से, उसकी दरअसल बड़ी वजह भी यही थी कि एक बार बिजनेस ग्रो कर जाए, एक बार एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए कंपनी, उसके बाद ही इसमें के आईपीओ को लाने का सोचा जाए। तो जाहिर तौर पर कब आईपीओ आएगा, हो सकता है अगले साल आए। जी, अगले साल का बोला जा रहा है। उसको लेके सेबी के साथ इनफॉर्मल बातचीत चल रही है, सेबी के साथ दोनों पक्षों की बातचीत चल रही है, और अगर अगले साल आता है तो जाहिर तौर पर ये बात आप मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स को एक बड़ा मौका मिलने वाला है जियो टेलीकॉम में या जियो इन्फोकॉम में पैसा लगाने का उसका, और साथ ही साथ जियो ब्लैक रॉक के बाद एक रिलायंस का एक बड़ा कदम होगा, एक लीप फ्रॉग, एक बहुत बड़ी छलांग होगी। रिटेल इन्वेस्टर्स की तो आपने बात कर दी सर, लेकिन इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि इस आईपीओ में मेटा प्लेटफॉर्म्स, अल्फ़ाबेट और गूगल जैसे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बाहर निकलने का एक बेहतर ऑप्शन मिलता हुआ दिखेगा। कहा जा रहा था कि 2020 में रिलायंस के डिजिटल वेंचर में इन्होंने $20 अरब से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था। उस समय इसकी वैल्यूएशन शायद 38 या 58 माफ़ कीजिएगा 58 अरब डॉलर के आसपास की थी। तो सर इन लोगों के लिए भी एक अच्छी राहत भरी खबर है या नहीं? बिल्कुल। अब कौन कितना स्टेक अपना बेचता है ये देखना होगा जब डिटेल्स आएंगी, जब जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाएगा सेबी के पास, उससे बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। लेकिन मेटा या गूगल इनके लिए एक मोटी कमाई लेके इसमें से एग्जिट करने का ऑप्शन होगा। देखिए बड़ी बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5% स्टेक सेल रिलायंस करने जा रही है, उससे आप समझिए कि 52,500 करोड़ रुपए के आसपास
मिलने की उम्मीद है। तो आप कंपनी की अब इस हिसाब से आप वैल्यूएशन का अंदाज़ा लगाइए कि क्या वैल्यूएशन को आंका जा रहा है। जी। अब प्रवीण सर, इसके अलावा कहा जा रहा है कि KKR, जनरल अटलांटिक और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे भी और भी बड़े बड़े जो निवेशक हैं, उन लोगों ने भी जियो में भारी भरकम निवेश किया था, तो उनके लिए भी एक बेहतर मौका हो सकता है बिल्कुल, सर। सभी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मौका भी है, और ये अच्छी बात भी ये है कि वैल्यू अनलॉकिंग का एक चांस मिल रहा है उनको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उस पर अच्छा खासा जाहिर तौर पर प्रॉफिट भी हो रहा होगा, उसके साथ उनको एग्जिट करने का मौका मिलेगा। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारतीय कंपनियों में पैसा लगाने का भी एक रिवॉर्ड मिल रहा है, एक रिवॉर्ड है, और उसके जरिए उनमें उत्साह भी पैदा होगा कि भारत की अगर कंपनियों में हम अर्ली स्टेज में पैसा लगाते हैं तो बाद में जो रिवॉर्ड है वो बहुत तगड़ा उस वहाँ पे मिल सकता है। सर, हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता देंगे, अगर व्यूअर्स इस कहानी को सुनकर सोच रहे हो कि इस साल क्यों नहीं आ रहा है IPO, इसको लेकर एक रॉयटर्स की खबर है। उसने कहा कि इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि कंपनी अभी और ज़्यादा रेवेन्यू, सब्सक्राइबर बेस और डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना चाहती है, ताकि आने वाले समय में जियो की जो वैल्यूएशन है वो और अधिक बढ़ सके। तो इस वजह से भी है कि और कोई आप दूसरा कारण भी देख रहे हैं सर? नहीं, यही वजह होगी। अभी चाहे आरपू बढ़ाने की बात हो या बिजनेस को पूरे देश में ले जाने की बात हो, सेटकॉम का पूरा इस वक्त गेम है, प्ले में है अभी सेटकॉम का पूरा, वहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आती हैं, क्या रिलायंस सेटकॉम के क्षेत्र में भी अपनी डोमिनेंस लेकर जियो आएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे चीज़ें सेटल डाउन होनी है। अभी टेलीकॉम सेक्टर एक बड़ी चर्निंग, एक बड़े उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, अगर हम इसको देखें तो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो या बाकी। एक बार कुछ चीज़ें अगले एक आध साल में सेटल होंगी, तब तक अगर लेकर आती है तो जाहिर तौर पर उसको वैल्यूएशन का फ़ायदा हो सकता है। जी। अब सर, ये भी कहा जा रहा है कि इस IPO को लेकर, और अगर मतलब मैं समझूं कि और सत्यता की बात अगर कही जा रही तो वो कहा जा रहा है कि EGM में जो अगले महीने अगस्त में होने वाली है, वहाँ इसका ऐलान किया जा सकता है। EGM में इसको कहा जा सकता है कि वहाँ आप IPO को ला सकते हैं, और EGM जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगस्त में होने की संभावना है, तो वहाँ अगर ऐलान होगा तो सर इसकी और संतुष्टि मिल जाएगी। हाँ, देखिए, अब मुझे लगता नहीं है कि IPO का इस तरह से फॉर्मल ऐलान करेंगे। हो सकता है IPO लाने की कोई टाइमलाइन का एक मोटे तौर पर जिक्र किया जाए कि अगले 1 या 2 साल में हम इसकी जो वैल्यू अनलॉक करने का या इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करने का एक मौका दे सकते हैं। उस तरह का एक ऐलान वहाँ पे दिखाई दे सकता है। जी। अब सर, एक द बिगर पिक्चर पर बात कर लेते हैं सर। रिलायंस का जो ये मूव है उसको आप कैसे देख रहे हैं? फ्रॉम ऑयल टू रिफाइनरिंग टू डिजिटल सेवाएं टू अपैरल्स टू अदर बिजनेसेस, अब जियो, ब्लैक रॉक, और अब इस तरह से अपने जो टेलीकॉम वाली जो पार्ट है उसका IPO लेकर आना, तो इस पूरे कदम को आप स्टेप बाय स्टेप अगर देखिए तो कैसे नहीं, देखिए, रिलायंस खुद को जिस तरह से डाइवर्सिफाई कर रही है, फ्यूचर रेडी रिलायंस ने जिस तरह से खुद को किया है, पेट्रोकेम का बिजनेस जो था उसको लेके ये था कि जब ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया का ट्रांजिशन होगा, जब पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट कम होगी, उसके जरिए होने वाले एमिशंस को रोकने के लिए जब लोग ग्रीन एनर्जी पे आएंगे, तब आपके पास बिजनेस क्या होगा चलाने के लिए। और हमने देखा सऊदी अरब हो या आपका UAE हो या ऐसे मुल्क हों जो ऑयल बेस्ड इकॉनमीज़ थे, उन्होंने भी उनको मजबूरी में खुद को पूरा चेंज करना पड़ा, नए ट्रेड के तौर तरीके ढूंढने पड़े। रिलायंस ने भी उसी दिशा में कदम पिछले 10-12 साल में उठाया, और चाहे रिटेल हो चाहे डिजिटल हो। आप समझिए कि फर्स्ट जो क्वार्टर के आप नतीजे अगर देखेंगे तो वो नतीजे रिलायंस जो आपका जो जियो इन्फोकॉम है, नतीजे बहुत अच्छे वहाँ पे दिखाई हमको दिए हैं। तो ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन की जो एक कोशिश है वो रंग भी ला रही है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है विशाल जी। असर, इसको मैं इस कहानी को ऐसे समझना चाहूँगा जिस तरह से टाटा को कहा जाता है सर कि नमक से लेकर विमान तक सब कुछ बनाती है, क्या उस वैसा ही रिलायंस की भी योजना है क्या कि सभी सेक्टर्स में हम अपना पेनिट्रेशन कर दें? चाहे अगर आपको सिम लेना हो तो मेरी सिम, सिप लेना हो तो मेरी सिप, और जिस तरह से आपको अगर अपैरल्स लेना है तो कपड़ा भी मेरा, तेल भरवाना हो तो मेरा। नहीं, तो रिलायंस दरअसल देखिए 3 बिजनेसेस में मोटे तौर पर एंट्री करती हुई दिखाई दे रही है। एक तो आपका पेट्रोकेम का पहले से बिजनेस था, अब उसके बाद जब डाइवर्सिफिकेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ी तो एक आपको रिटेल का बिजनेस दिखाई देगा, जहाँ पे कि रिटेल में आप पूरी तरह से आगे बढ़े। वहाँ FMCG भी है, वहाँ कोक जैसे प्रोडक्ट भी लाने का है, कैंपा जिस तरह का। फिर आपका दूसरा वर्टिकल आ गया आपका ये वाला आजियो, और ये आपका टेलीकॉम वाला बिजनेस हो गया जियो का।
और तीसरा आपका बिजनेस हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसमें के जरिए ब्लैक रॉक के साथ जो एक करार करके पूरे देश में फाइनेंशियल सेक्टर में जो देश बूम कर रहा है उसका फ़ायदा उसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही। तो 3 बड़े जो सेगमेंट हैं इकोनॉमी के, वहाँ पे रिलायंस सीधे तौर पर खुद को एक बड़ी कद्दावर कंपनी के तौर पर मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। गौतम अडानी भारत को गोला बारूद के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इनकी कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कानपुर में बड़े पैमाने पर गोला बारूद का प्रोडक्शन कर रही है। यहाँ से बनी हुई बड़ी कैलिबर की कारतूसें और गोलों की जो है सप्लाई जो है सशस्त्र बलों, सीएपीएफ और स्टेट पुलिस को की जा रही है। सर, आपने कानपुर वाले प्लांट को विजिट भी किया, कैसा लगा प्लांट और क्या है गौतम अडानी की प्लानिंग, उनकी जो द बिगर पिक्चर, जो उनका जो आइडिया है, आइडिएशन है, किस क्षेत्र में वो काम करना चाह रहे हैं, क्या वो हासिल करना चाहते हैं, वो हम आपसे समझना चाहेंगे सर। नहीं, देखिए, मैंने अभी हाल में ही रिलायंस के माफ़ कीजिएगा अडानी के जो कानपुर की जो फैक्ट्री है उसको विज़िट किया, लेकिन उससे पहले मैं खावड़ा और मुंद्रा पोर्ट का एक विज़िट मैंने की थी गौतम अडानी की। और वहाँ से आपको ये पता चलता है कि अडानी ग्रुप किस स्केल पे दरअसल काम कर रहा है। इकोनॉमी के जो आधारभूत जो जिनको कहा जाएगा सेक्टर्स, वहाँ पे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आप सोलर और विंड एनर्जी को देख लीजिए। 550 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है जहाँ पे विंड और सोलर पार्क लगाया है गौतम अडानी ने जी। फिर आप मुंद्रा पोर्ट को देख लीजिए, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जहाँ दिखाता है, जहाँ अडानी पावर के प्लांट को सीधी कोल की सप्लाई आप समझिए कि जो कन्वेयर बेल्ट के जरिए, पोर्ट के जरिए होती है। खैर, जो रिसेंट विजिट में जो हमने देखा अडानी डिफेंस और एरोस्पेस में किस लेवल पे अडानी ग्रुप काम करना चाह रहा है, उनका विजन क्या है। एम्यूनिशन में जो अडानी ग्रुप कानपुर का जो प्लांट है, वहाँ पे जो लाइट और मीडियम कैलिबर के एम्यूनिशन बनाती है, कार्ट्रिज बनाती है, बुलेट्स बनाती है। उसमें आपकी जो 15 करोड़ की जो अभी कैपेसिटी थी एनुअल की, उसको बढ़ा के वो 30 करोड़ इसी साल करना चाहते हैं। एक बड़ी चीज़ ये है जी। और उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैक्ट्री है जहाँ पे कि अलग अलग कैलिबर के, चाहे 5.56 हो, चाहे 7.62 mm के जो बुलेट्स हों, उनको अडानी ग्रुप पूरी तरह से आप समझिए कि ऑटोमेटेड वे में उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और यूपी पुलिस के साथ को सप्लाई का वो है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको आप अडानी ग्रुप की तरफ से उसकी सप्लाई की जा रही है। तो एक पार्ट आपको वहाँ कानपुर में दिखाई देता है। जो गन्स का पार्ट है, चाहे लाइट मशीन गन हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे दूसरे अत्याधुनिक हथियार हो, यहाँ तक कि ऐसे राइफल्स हमने देखे जो कि AI बेस्ड हैं, जिसमें आप एक बार एम कर देते उसके बाद फिर वो AI के जरिए टारगेट को AI सेट कंट्रोल्ड। एग्जैक्टली। तो वो उस तरह के हाईली जो है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है वो पूरे आर्म फोर्सेस के लिए बना रहे हैं। हैदराबाद में अगर आप देखेंगे तो ड्रोन्स हैं या मिसाइल्स हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट, आप समझिए कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले। तो अडानी ग्रुप दरअसल डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में एक बड़ी छलांग की तैयारी में है और उस दिशा में काम उनका जो है वो चल रहा है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सर, उसके बाद मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। जैसे कानपुर में जो आप कह रहे थे कि 500 एकड़ में फैला हुआ है प्लांट, वहाँ कहा जा रहा है कि उस प्लांट में सर 5.56 मिलीमीटर की, जिसका आधा अधिकांश रूप से जो इस्तेमाल है और वो कहा जा रहा है कि इंसास के राइफलों में होता है। फिर कहा जा रहा है कि 7.62 mm की जो है वो कारतूस का इस्तेमाल AK-47 और नई AK-203 राइफल्स में उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 7.62 × 51 मिलीमीटर वो नाटो कारतूस है सर, उसका इस्तेमाल कहा जा रहा है कि सेल्फ लोडिंग राइफल, जिसको कि हम लोग SLR के नाम से जानते हैं, वहाँ इस्तेमाल होता है। सारे जो जितने भी कार्ट्रिजेस बन रहे हैं वो सारे नेटो ग्रेड के कार्ट्रिज हैं। उनकी टेस्टिंग, उनका बनाने का तरीका, वो सारा का सारा नेटो के पैरामीटर्स पे है। और उसकी वजह यह है कि अडानी ग्रुप केवल और केवल देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी सप्लाई का एक बड़ी
सोर्स बनना चाहती है। जी। सर, इस पर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के जो सीईओ हैं आशीष राजवंशी साहब, उनका भी एक स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि अगले 2 वर्षों में हम लोग 25,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता जो है स्थापित करते हुए नजर आएंगे। सर, ये तो हो गई बात कि आपने जो प्लांट विजिट किया, लेकिन पॉलिसी लेवल पर आप कह रहे थे कि इस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो सर वो क्या है, वो वाला मामला भी हम नहीं, बिल्कुल। देखिए, अदानी ग्रुप चूंकि लार्ज स्केल पे एम्यूनिशन का निर्माण कर रहे हैं और उसको तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक जो पॉलिसी का मसला है वो थोड़ा सा अभी अड़चन बन रहा है अदानी ग्रुप के लिए। और हो सकता है अदानी ग्रुप और अदानी ग्रुप जैसे जो दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं जो एम्यूनिशन के सेक्टर में हैं, वो दरअसल एक सरकार का जो एक जो पॉलिसी है पहले से है, उसमें यह है कि जो एम्यूनिशन का फील्ड है उसमें आप जो डिफेंस फोर्सेस हैं यानी आर्म्ड फोर्सेस हैं, मिलिट्री हो गया, इस तरह के, उनको आप सप्लाई नहीं कर सकते अगर उस फील्ड में कोई सरकारी कंपनी मौजूद है। ओके। तो ये एक, अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को सप्लाई कर सकते हैं, पुलिस को सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेना को सप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ एम्यूनिशन बनाने की जो जिम्मेदारी है एक तरह से वो पीएसयू कंपनीज को है। ओके। तो अब इस पॉलिसी में चूंकि, और पूरा देखिए एनवायरनमेंट जिस तरह से बदला है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद से अब ये भी कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इनके कार्टिलेजेस और गोला बारूद का भी इस्तेमाल हाँ, बिल्कुल, किया गया। उसमें इस तरह की बातें हैं कि ड्रोन्स और दूसरे कुछ प्लेटफॉर्म्स का यूज़ हुआ है। बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं। तो वो जो एक पॉलिसी है उसमें क्या बदलाव करेगी सरकार पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उसके बाद से उस तरह की नीड और रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। किसी भी कंटिंजेंसी सिचुएशन में क्या आपके पास एक बफर स्टॉक है एम्यूनिशन का, क्या पीएसयूज़ की जो फैक्ट्रीज हैं क्या वो शॉर्ट पीरियड में एक बड़े पैमाने पर एम्यूनिशन सप्लाई करने के लिए सेना को सक्षम है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पॉलिसी लेवल पर, और हमने ये देखा है कि डिफेंस सेक्टर में जो पॉलिसीज़ थी जो पहले प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए बंद था, चाहे एरोस्पेस सेक्टर हो चाहे डिफेंस सेक्टर हो, उसको सरकार धीरे धीरे खोलती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी वजह से लंबा चौड़ा, और अदानी ग्रुप का भी लंबा चौड़ा प्लान है आपका पूरे डिफेंस और एरोस्पेस का जो अपना पूरा कामकाज है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर, क्या इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि जिस तरह से हमारी जो रक्षा की ज़रूरतें हैं, डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर हम लोग पहले, आज से कुछ वर्ष पहले तक अगर मैं देखूं, आंकड़ों को अगर मैं समझूं, तो हम लोग बहुत पूरी तरह से, जिस तरह से पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के लिए हम लोग डिपेंडेंट हैं बाहरी देशों के लिए, गल्फ कंट्रीज़ के लिए, उसी तरह डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए हम लोग बाहरी देशों पर ही अब निर्भरता थी, हमारी डिपेंडेंसी थी। उसके लिए हमें बहुत मोटा पैसा अपना जो है फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो खाली करना पड़ता था, डॉलर में पैसा पेमेंट करना पड़ता था। अब क्या वो उन कदमों में लगाम लगती हुई दिखेगी, वो पैसा रुकता हुआ दिखेगा? इंडिजिनस की मैं बात करना चाह रहा हूँ, उस पर भी आप अपनी टिप्पणी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और बेहद ज़रूरी है इसको समझना। खुद अदानी ग्रुप की ये कोशिश है कि रक्षा के जो क्षेत्र है, रक्षा का सेगमेंट है, वहाँ पे देश का जो प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि देश को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसमें अदानी ग्रुप एक तरह से बड़ी एक रोल निभाता हुआ अदानी ग्रुप दिखाई दे रहा है। चाहे एम्यूनिशंस हो, और जिस तरह की फैक्ट्री है, जिस तरह के आप समझिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट या बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाए जाने की प्रक्रिया है उनको, बुलेट्स को, नो मैनुअल हैंडलिंग, उसके जरिए आपकी पूरी बुलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम स्क्रैच जो है वो हो रही है। सारा का सारा प्रोसेस इंडिजिनस है। सिर्फ 2 पार्ट ऐसे हैं बुलेट के जो बनने की प्रक्रिया में जहाँ पे अभी इंपोर्ट बेस्ड हैं चीज़ें। एक प्राइमर हो गया और एक प्रोपेलेंट हो गया, ये 2 चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं। और जब हमारी बातचीत हुई रिलायंस अदानी डिफेंस एंड एयरस्पेस के सीईओ से, तो उन्होंने ये कहा कि इस फील्ड में भी, प्राइमर और प्रोपेलेंट के फील्ड में भी हम सेल्फ रिलायंट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सप्लाई चेन खुद डेवलप की जाए। तो और फिर आप आ जाते हैं गन्स की तरफ। अलग अलग देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके अब वो गन्स भारत में बनाई जा रही हैं और अदानी ग्रुप उनको मैन्युफैक्चरिंग कर रही। तो यानी
आप समझिए कि देश के डिफेंस जो पूरा का पूरा इंपोर्ट का जो सिस्टम था, अब वो दरअसल एक्सपोर्ट के सिस्टम में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर कह रहे हैं कंपनी के मालिक कि जी पहले ही 4 देशों को हम लोग जो है गोला बारूद जो है उसको हम निर्यात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक मेरा बीच में प्रश्न था सर, जो आप कहे कि नो मैनुअल हैंडलिंग, वो वाला मामला इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि वो इसलिए किया गया है कि कोई अगर जीरो एरर की बात हो। एग्जैक्टली, जीरो एरर और जीरो फेलियर। जब आर्म फोर्सेस का जब जवान, बिल्कुल, जब सेना का जवान जब बुलेट को फायर करे, और ये बात भी हमारी जब इंटरेक्शन हुआ तो उसमें निकल के आई कि जब सेना का जवान बुलेट फायर करे तो उसका मन में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बुलेट में फायर कर रहा हूँ उसके डिजायर्ड रिजल्टेंट होंगे, इंटेंडेड उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा, बुलेट फटेगी नहीं, आपका बैरल नहीं फटेगी। इस तरह की जो कुछ घटनाएं होती थी बुलेट्स की क्वालिटी को लेके, तो वो क्वालिटी को इंटैक्ट करने का एक बड़ा बेहतरीन वो है पूरी प्रोसेस, वो हमने वहाँ पे देखी। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।